भाई अब तक हम नमूने की औसत कदर के नमूने के फैलाव के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि नमूने की साइज को जब हम बदलते हैं तो उसकी वजह से नमूने के फैलाव पे क्या असर पड़ता है। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये अजीब सी एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें 4 बिल्कुल भी नहीं आता और 8 आने के इम्कान भी 0 के बराबर है। 9 आने का इम्कान ज़्यादा है। 3 और 5 के आने का इम्कान भी अच्छा खासा है। 1 का थोड़ा कम है। अब मिसाल के तौर पे हम सैंपल साइज रखते हैं 4 के बराबर। तो इस आबादी में से हम 4 नमूनों का मजमुआ ले रहे होंगे। मिसाल के तौर पे पहली दफ़ा हमारे पास आता है 9, फिर आता है 5, फिर आता है वापस 9 और फिर आता है 1। और अब हम इन इकदार की औसत कदर मालूम करेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 9 जमा 5 जमा 9 जमा 1 बटा 4 के। इसको हल करेंगे तो फिर हमें 6 मिल जाता है। चले अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर कितनी दफ़ा कौन सी औसत कदर आती है उसके लिए एक फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे 6 है तो हमारे पास एक दफ़ा 6 आ गया है, इसलिए हम यहाँ पर एक डब्बा बना लेंगे। अब भाई इसी तरह हम बहुत दफ़ा नमूना लेंगे। तो अब मिसाल के तौर पे एक और दफ़ा अगर हम नमूना लेते हैं जिसका सैंपल साइज़ 4 ही रहेगा और उस नमूने की औसत कदर भी 6 के बराबर आए। अच्छा, एक और दफ़ा जब हम नमूना लें तो औसत कदर कुछ 5 के बराबर आ जाएगी। एक और दफ़ा लेंगे तो शायद 7 आ जाए और यूँ फिर बहुत सारे जब हम नमूने लेंगे तो उनकी औसत कदर का फैलाव कुछ कुछ आम फैलाव की तरह लगने लगेगा। ज़ाहिर सी बात है ये बिल्कुल सही आम फैलाव नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0 से कम इकदार नहीं है और 9 से बड़ी इकदार नहीं है। तो ये ग्राफ शायद कुछ इस तरह का लग रहा होगा, यानी दोनों तरफ से इसकी दुमें नहीं निकल रही होंगी, लेकिन ये बीच का जो हिस्सा है वो बिल्कुल एक आम फैलाव यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह लग रहा होगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस वीडियो में हम सैंपल साइज तब्दील करके देखेंगे कि आम फैलाव पे क्या असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास सैंपल साइज 4 था, यानी हर नमूना असल में 4 नमूनों का मजमुआ था। उसके बाद हम नमूनों की औसत कदर लेकर ग्राफ पे बना रहे थे। लेकिन बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपने नमूने का साइज़ 4 के बराबर रखें। नमूने का साइज़ 5 के बराबर भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन चलें, बात को समझने के लिए सबसे पहले हम नमूने का साइज़ 1 के बराबर रखते हैं। तो जब नमूने का साइज़ 1 के बराबर होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि हर दफ़ा हम एक ही नमूना ले रहे होंगे और एक नमूने की औसत कदर उतनी ही होगी जितनी बेतरतीब तौर पे इनमें से कोई भी कदर आए। मिसाल के तौर पे अगर बेतरतीब तौर पे हमारा नमूना 3 के बराबर होता है तो उसकी औसत कदर भी 3 के बराबर ही होगी क्योंकि हम 3 को तकसीम कर रहे होंगे 1 से। इसकी औसत कदर यहाँ पर आ जाएगी। और इसी तरह से और बाकी इकदार के लिए भी या और बाकी नमूनों के लिए भी हमारे पास इस तरह का कुछ फैलाव बन रहा होगा, जिसमें याद रहे कि 4 पे नहीं हो सकता। तो ये मैंने गलत नुक्ते बनाए हैं, इनको मैं मिटा देती हूँ क्योंकि भाई 4 का इम्कान तो 0 के बराबर है, तो 4 आ ही नहीं सकता हमारे पास। इसी तरह 7 और 8 भी नहीं आ सकते, लेकिन 9 आ सकता है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये 9 ही है और 5 भी ज़्यादा आएगा। 5, 6, 5 ज़्यादा होंगे, 1 हमारे पास बहुत कम आएगा और यूँ हमारे पास इस तरह का एक फैलाव बन जाएगा। अब ये तो कहीं से भी एक आम डिस्ट्रीब्यूशन, आम फैलाव नहीं है। लेकिन ऐसा करते हैं कि अब n को 2 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं ये ग्राफ। अब भाई मुझसे ये तवक्को ना रखें कि मैं बिल्कुल दुरुस्त जो है ग्राफ बना रही होंगी, लेकिन अंदाज़न इन फैलाव की शक्ल इस तरह की ही होंगी। तो जब सैंपल साइज़ 2 के बराबर होगा तो औसत इकदार कुछ यूँ आएंगी, लेकिन भाई बीच में इस तरह का एक खाली हिस्सा भी होगा क्योंकि हमारे पास कुछ इकदार आ ही नहीं सकती। तो भाई यूँ ये भी एक आम फैलाव नहीं है। भाई ये है अभी तक की सूरत हाल। तो भाई यहाँ तक मैंने अपने आप को रोके रखा और आपको एक बात नहीं बताई, लेकिन अब मैं वो बताने जा रही हूँ
ये है सेंट्रल लिमिट थ्योरम यानी मरकजी हद थ्योरम, और वो ये कहता है कि n जब इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है तब जाके हमें आम फैलाव मिलता है। लेकिन भाई रोज़मर्रा में जब ये थ्योरम इस्तेमाल किया जा रहा होता है तो हम n को इतनी दूर नहीं लेके जाते, लेकिन n को जैसे ही हम बड़ी कदर के बराबर रखते हैं वैसे ही हमें आम फैलाव मिलने शुरू हो जाता है। अच्छा, बात यह है कि n तो हमारे नमूने का साइज था, या ये कह लें कि एक नमूने का मजमुआ जितने नमूनों पर मुश्तमिल होता है n उसको दिखा रहा होता है। लेकिन अब आते हैं हम ट्रायल्स पे, यानी हम कितनी दफ़ा नमूने लेने वाले हैं। भाई ट्रायल से मतलब हमारा ये है कि हम कुल आबादी में से कितनी दफ़ा नमूने लेंगे। अब जितनी ज़्यादा दफ़ा हम ट्रायल्स करते जाते हैं, यानी जितनी ज़्यादा दफ़ा हम नमूने लेते जाते हैं, उतना ही हमारा आम फैलाव और उभर कर आता है। यानी यूं फिर हमारे पास आम फैलाव की बिल्कुल सही शक्ल आने लगती है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। और अगर हम ट्रायल्स बढ़ाते जाएं, ज़्यादा नमूने लेते जाएं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल परफेक्ट आम फैलाव आ जाता है, और यूं फिर उसका जो मीन है यानी जो औसत कदर है वो भी हमारे पास आबादी के मीन के बराबर आ जाती है। यानी आबादी की औसत कदर और नमूने की औसत कदर बिल्कुल बराबर हो जाती हैं। अच्छा, अब ज़रा बात को और आगे लेके चलते हैं, और उसके लिए हम पिछली वीडियो का सहारा लेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में जब n 5 के बराबर था तो हमारे पास कुछ इसी किस्म का ग्राफ आ रहा था, यानी इसी किस्म का आम फैलाव आ रहा था। और जब हमने n को 25 के बराबर रखा था तो फिर आम फैलाव कुछ इस तरह का हो गया था। अब बात यह है कि दोनों ही सूरत हाल में हमारी जो औसत कदर है वो म्यू के बराबर ही रहती है, यानी वो बिल्कुल मुस्तकिल रहती है। लेकिन ये पहला वाला ग्राफ ज़्यादा फैला हुआ है, जबकि बाद वाला ग्राफ जहाँ पर n 25 के बराबर है वो पहले ग्राफ के मुकाबले में काफ़ी सिमटा हुआ है। यानी जब n 25 के बराबर होता है तो आम फैलाव का वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन यानी तगय्युर और मयारी इन्हिराफ कम होते हैं, जबकि n जब छोटी कदर के बराबर होता है तो तगय्युर और मयारी इन्हिराफ दोनों ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब हम सैम्पल साइज बढ़ाते हैं तो मयारी इन्हिराफ आबादी के मयारी इन्हिराफ से भी कम हो जाता है। अब अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो इसको भी सिमुलेशन की मदद से ज़ाहिरी तौर पर देख लेते हैं। तो भाई ये आ गई हमारी सिमुलेशन, और मैं सब चीज़ें पहले वाली मिटा देती हूँ। और अब हमारे पास ये फैलाव है, और इस फैलाव के नमूने की औसत कदर के नमूने के फैलाव के लिए हम सैम्पल साइज़ पहले 2 रखेंगे, और नीचे जो है सैम्पल साइज़ हम रखेंगे 16। ये हमने ले लिया पहला ट्रायल। यहाँ पर n = 2 की जो औसत कदर है वो आ गई, और यहाँ पर 16 नमूनों की औसत कदर आ गई। अब हम 10,000 ट्रायल्स लेते हैं। अब देख सकते हैं कि जहाँ पर n 2 के बराबर है उस फैलाव की शक्ल आम फैलाव की शक्ल की तरह बिल्कुल नहीं लग रही है, और आप देख सकते हैं कि इसके स्क्यू यानी तिरछापन इतना ज़्यादा है, और साथ ही साथ इसका कर्टोसिस भी बहुत ज़्यादा मनफी है। अब इस सिमुलेशन से पहली बात तो हमें ये पता चल रही है कि 10,000 ट्रायल्स लेने के बाद भी चूँकि हमारा n यानी नमूने का साइज़ कम था, हमें एक आम फैलाव नहीं मिला। अब आते हैं नीचे वाले ग्राफ पे। अब यहाँ नमूने भी बहुत ज़्यादा दफ़ा लिए गए और सैम्पल साइज़ नमूने का साइज़ भी बड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा आम फैलाव की शक्ल में दिख रहा है हमें, और साथ ही साथ इसका तिरछापन भी कम है और कर्टोसिस भी कम मनफी है। अब एक और चीज़ जिस पे गौर हमें करना है वो ये है कि इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन मयारी इन्हिराफ ऊपर वाले ग्राफ से बहुत कम है, बल्कि ऊपर वाले ग्राफ से ही क्या, जो हमारा असली फैलाव था इसका स्टैंडर्ड डिविएशन उससे भी कम है, जबकि मीन इन दोनों के बिल्कुल एक बराबर हैं। चलें अब फिर से सब कुछ मिटा लेते हैं, और अब एक n को रखते हैं हम 16 के बराबर, और दूसरे n को हम रखेंगे 25 के बराबर, यानी हम दोनों n के लिए बड़ी कदर ले रहे हैं। और अब ज़रा इन दोनों का आपस में मुवाजना करते हैं। तो बहुत सारे ट्रायल से पहले मैं ज़रा एक ही ट्रायल ले लूँ, तो ये बटन दबाएंगे। यहाँ पे ये 16 नमूने ले रहा है और फिर उसकी औसत कदर निकाल के यहाँ पे ले आया, और अब 25 नमूने ले रहा है और उसकी औसत कदर निकाल के उसने यहाँ पे रख दी। अच्छा,
अब लेते हैं 10,000 नमूने। आप देख सकते हैं कि दोनों ही सूरतों में हमें अच्छे खासे आम फैलाव मिल चुके हैं, लेकिन जहां पर n 25 के बराबर है वो ज़्यादा बेहतर फैलाव है। ऊपर वाले ग्राफ के मुकाबले में इसका तिरछापन भी कम है और ऊपर वाले ग्राफ के मुकाबले में इसका जो क्यूटोसिस है वो कम मनफी है। अच्छा, दोनों की ही जो स्टैंडर्ड डिविएशन है यानी मयारी इन्हिराफ है वो काफ़ी कम है, लेकिन नीचे वाले ग्राफ का ज़्यादा कम मयारी इन्हिराफ है इस ऊपर वाले के मुकाबले में। और ये बात तो मयारी इन्हिराफ की इकदार देखे बगैर ही महसूस की जा सकती थी, क्योंकि ये जो नीचे वाला ग्राफ है वो ज़्यादा सिमटा हुआ है बनिस्बत ऊपर वाले ग्राफ के। और ये बात समझ में भी आती है कि जितना बड़ा नमूने का साइज होगा उतना ही फैलाव सिमटा हुआ होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम n को 25 के बराबर नहीं बल्कि 10 लाख के बराबर रखें तो तगय्युर कम से कम होता चला जाएगा और नमूने की औसत कदर बहुत ज्यादा आबादी की औसत कदर के बराबर आने शुरू हो जाएगी और यूं फिर बहुत सारे नुक्ते आबादी के औसत कदर के आसपास ही पाए जाएंगे। यूं फिर ग्राफ पतला होता चला जाता है और ज्यादा सिमटा हुआ होता चला जाता है और इसी वजह से मयारी इन्हिराफ भी इस तरह के आम फैलाव में कम होता है। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन अब आगे की वीडियोस में हम ये देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा नफीस फॉर्मूला भी है हमारे पास जो कि आबादी के फैलाव के मयारी इन्हिराफ का ताल्लुक दिखाता है नमूने के फैलाव के मयारी इन्हिराफ से। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखें कि जब n की कदर यानी सैंपल साइज कम होता है और भले ही ट्रायल्स बहुत ज़्यादा लिए जाएं यानी बहुत ज़्यादा नमूने लिए जाएं, तब भी नमूने का फैलाव आम फैलाव की शक्ल नहीं लेता। अगर हमें आम फैलाव की शक्ल चाहिए और बहुत दुरुस्त शक्ल चाहिए तो उसके लिए हमें नमूने भी बहुत ज़्यादा लेने होंगे और कोशिश कर कर नमूने का जो साइज़ है वो भी ज़्यादा लेना होगा। और जब ऐसा होगा तो मयारी इन्हिराफ हमारे पास कम ही आएगा, जिसका मतलब है कि ग्राफ सिमटा हुआ होगा और ये एक अच्छी बात है। अब मेरी माने तो इस सिमुलेशन की मदद से और तजुर्बात करें और इस बात को और बेहतर तरह से समझने की कोशिश करें। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।